वेलकम बैक एवरीवन। आज मैंने लक्ष्मीकांत का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ, बुक का सेकंड पार्ट, दैट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले जो 11th चैप्टर है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड, वो मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के साथ कवर करवा दिया था पूरे का पूरा डिटेल में। सेम जो 11th चैप्टर में करवाना है वही मैंने आर्टिकल 13 के साथ कवर करवा दिया था फंडामेंटल राइट्स में। तो सेम चीज़ को रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाकर आपने वो 11th चैप्टर दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर को कवर कर लेना है, उतना ही पोर्शन देख लीजिएगा उसका। अब हमने देखना है सेकंड पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत बुक, जो कि है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। 12th चैप्टर है पार्लियामेंट्री सिस्टम और 13th चैप्टर है फेडरल सिस्टम। इनको हमने सेपरेटली नहीं पढ़ना है, साथ साथ में ही पढ़ेंगे ताकि कंपैरिजन भी हो जाए, दोनों का कन्फ्यूजन ना रहे दोनों चैप्टर्स में। अच्छा, मैंने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देना है, उसको भी आपने जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं सारे नोट्स वगैरह जितने भी जनरल स्टडीज से रिलेटेड अगर कोई पीडीएफ्स होंगी, नोट्स होंगे, मैं वहीं पर ही शेयर करूंगी। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम पर। पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम में डिफरेंस क्या है? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंटर पे भी एग्जिस्ट करता है और स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो फेडरल सिस्टम है वो सेंटर और स्टेट दोनों में पावर्स की डिवीजन कैसी है उसकी बात करता है। मतलब कि ये बात करता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। अब देखिए, स्टेट और सेंटर, सेंटर में भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है, ऐसे ही स्टेट्स में भी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है। से अगर हम सेंटर की ही बात करें, सेंटर का एक लेजिस्लेटिव विंग होगा और ऐसे ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन होगा। लेजिस्लेटिव कौन सा विंग होगा उसका? पार्लियामेंट। और ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा वो होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम कैबिनेट भी बोलते हैं। तो ये सेंटर के ऊपर पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया। ऐसे ही अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट का एक लेजिस्लेचर होगा और एग्जीक्यूटिव होगा। स्टेट का लेजिस्लेचर कौन सा होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। और स्टेट का एग्जीक्यूटिव पार्ट कौन सा होगा? स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट, जिसको सीएम हेड करेगा, दैट इज चीफ मिनिस्टर। और जो सेंटर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसको हेड करेगा प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंटर से रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो दिया गया है आर्टिकल 74 एंड 75 में। 74 बात करता है कि जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है दैट इज प्रेसिडेंट, जो भी वो काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करेगा। और जो 75th है वो बात करता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की। मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे वो पार्लियामेंट दैट इज लेजिस्लेचर के प्रति वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो एक साथ ही काम करेंगे। और अगर हटाया जाएगा इनको, ये सिंक भी एक साथ ही करेंगे, मतलब सारे के सारे एक साथ ही डूबेंगे भी एक साथ, और ये काम भी एक साथ करेंगे। और सेम चीज स्टेट की अगर बात करें तो सेम आर्टिकल्स जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेट की बात करते हैं वो आर्टिकल है आर्टिकल 163 एंड 164। सेम ही चीज है 74 और 75 के जैसे, बस डिफरेंस इतना है कि स्टेट्स में गवर्नर की बात होगी और जो सेंटर होगा उसमें प्रेसिडेंट की बात होगी। ऐसे ही सेंटर के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट्स के केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम दैट इज चीफ मिनिस्टर की बात होगी। तो ये क्या हुआ? ये सेंटर और स्टेट दोनों के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग का रिलेशन हुआ। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है, जो एग्जीक्यूटिव होगा दैट इज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो लेजिस्लेचर दैट इज पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा। जितने भी एक्ट्स बनाएगा एग्जीक्यूटिव, जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी एक्ट्स और पॉलिसीज बनाती हैं, उन पॉलिसीज के लिए क्या वो सही है, इंडिया के लिए क्या वो सही है, उसके लिए ये लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होगा। और लेजिस्लेचर में दोनों ही लोकसभा भी आ जाएंगे और राज्यसभा भी आ जाएंगे, लेकिन इन पर्टिकुलरली ये लोकसभा की बात करता है, क्योंकि लोकसभा ही है जो कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक चेक रख सकती है। अगर एग्जीक्यूटिव ने ऐसा कोई काम करा तो वो लोकसभा जो होगी वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके इसको हटा भी सकती है। तो ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल हुआ, जिसकी वजह से इसको बोला गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब अगर इसको फेडरल सिस्टम से कंपेयर करें तो फेडरल सिस्टम इसमें क्या था? इसमें था एग्जीक्यूटिव और
लेजिस्लेचर के बीच का रिलेशन। जो एग्जीक्यूटिव होगा वो रिलेशन कौन सा होगा, सेंटर और स्टेट्स के बीच का। सेंटर कौन सा, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट, और स्टेट्स कौन सी, दैट इज जिसको रीजनल गवर्नमेंट्स भी बोल देते हैं। तो ये रिलेशनशिप किस में हुआ, सेंटर और स्टेट के बीच में, वो रिलेशन को हम बोलेंगे फेडरल सिस्टम। और अगर सेंटर के ही लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच का रिलेशन है तो उसको बोलेंगे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम, और सेम सिस्टम ही स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम देखते हैं, अच्छा इसमें जो हमारा ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम काम करता है। ऐसे ही एक होता है प्रेसिडेंशियली सिस्टम, वो भी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होता है, लेकिन जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल होता है उसमें एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। एग्जीक्यूटिव अपने स्फीयर में काम करेगा और जो लेजिस्लेटिव विंग होगा वो अपने स्फीयर में काम करेगा। दोनों में ही सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। जैसे कि अमेरिका में प्रेसिडेंट होगा वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा, और जो कांग्रेस होगी वो लेजिस्लेचर का पार्ट होगी। लेकिन ना तो एग्जीक्यूटिव दैट इज प्रेसिडेंट कांग्रेस में इंटरफेयर करेगा, और ऐसे ही जो कांग्रेस उसका लेजिस्लेचर होगा ना ही वो प्रेसिडेंट के काम में इंटरफेयर करेगा। तो दोनों ही सेपरेशन ऑफ पावर के बेसिस पर काम करते हैं। तो ये रहा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन जो पार्लियामेंट्री होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करता है। इसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि ये दोनों ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं ये इसको समझना भी जरूरी है। देखिए, जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। लेजिस्लेचर कौन सा हुआ, हमारी लोकसभा, और लोकसभा के ही कुछ मेंबर जो कि बाद में फिर वो मिनिस्टर बन जाएंगे। जब लोकसभा के मेंबर्स कुछ मिनिस्टर बन जाएंगे, वो ही मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर बनाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको बोल दिया जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। तो जो हमारा एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट है। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये दोनों सेपरेटली काम करते हैं। एक दूसरे के स्फीयर में ये दोनों इंटरफेयर नहीं करते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। कैबिनेट गवर्नमेंट इसको या फिर कैबिनेट सिस्टम इसको बोला है आइवर जेनिंग्स ने। उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हम कैबिनेट भी बोलते हैं। और सारी की सारी पॉलिसीज एक्ट्स कौन बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बनाता है, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अल्टीमेट पावर हमारे इंडिया में किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के पास। हमारे इंडिया का न्यूक्लियस कौन है पावर का, प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए ही इस कैबिनेट को, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेट पावर किसके पास है, कैबिनेट के पास, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। इसी को ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया जो एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होगा। जितने भी वो एक्ट्स करेगा, जितने भी वो पॉलिसीज लेके आएगा, उन पॉलिसीज के लिए वो लेजिस्लेचर या फिर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर वो पॉलिसीज या फिर अगर ऐसा कोई सिनेरियो बना कि लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दी और एग्जीक्यूटिव उस चीज को प्रूव ना कर पाया, हाउस में उस चीज को वो प्रूव ना कर पाया, तो एग्जीक्यूटिव के जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो सारे के सारे सिंक कर जाएंगे, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। इसीलिए ही इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ऐसे ही इसको वेस्टमिंस्टर भी बोलते हैं। ये जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है बस ये लोकेशन बेस्ड है, क्योंकि जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है इंडिया के द्वारा, ये ब्रिटिश मॉडल के ऊपर बेस्ड है। और जो ब्रिटिश में लोकेशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम की वो है वेस्टमिंस्टर, वहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसके बेस पर इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोलते हैं। अब पुराने टाइम में क्या होता था, पास्ट में क्या होता था कि प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता था प्राइमस इंटर पेयर्स। देखिए इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है, ये दोनों डिफरेंट है। प्राइमस इंटर पेयर का मतलब है फर्स्ट अमंग इक्वल्स। मतलब कि पहले वाले केस में क्या होता था, ब्रिटेन में जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो कैबिनेट होता था, जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते थे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो सारे के सारे इक्वल्स रहते थे। बस इतना होता था कि ऑनरेरी पोजीशन की वजह से प्राइम मिनिस्टर को एक फर्स्ट बोल दिया जाता था। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर्स होंगे और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों के दोनों बराबर हैं।
लेकिन सिर्फ एक ऑनर की वजह से प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट बोल दिया गया, दैट इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स, प्राइमस इंटर पेयर्स। लेकिन विद टाइम क्या हुआ, अब क्या सिनेरियो चल रहा है, अब ये सिनेरियो चल रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर है, ओवरऑल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। अब अगर हम अपने इंडिया का सिनेरियो भी देखें, इंडिया के केस में भी हमें नॉर्मली सुनने को मिलता रहता है कि बहुत सारी पॉलिसीज सिर्फ पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ही डिसाइड करके बना दी, ठीक है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बहुत सारे मिनिस्टर्स थे उनको कंसल्ट भी नहीं करा गया। तो अल्टीमेटली अथॉरिटी किसके पास, आज के टाइम में अथॉरिटी किसके पास आ रही है, प्राइम मिनिस्टर के पास। पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे मेंबर्स होते थे वो इक्वल रहते थे। अब क्या है, अब अल्टीमेट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के पास आ रही है। इसी वजह से ही सी से क्रॉसमैन और एम से मैकिन्टोश, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये दोनों, इन्होंने अब की जो गवर्नमेंट है उसको क्या बोला है, प्राइम मिनिस्टरियल गवर्नमेंट। क्यों, क्योंकि दोनों ही केसेस में पहले क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इक्वल रहता था, लेकिन अब क्या हो गया है, प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो मिनिस्टर्स से ज्यादा हो गई है, उसके पास पावर ज्यादा है, उसके पास एक डोमिनेंट रोल है, उसके पास इन्फ्लुएंस भी ज्यादा है, जैसे कि हम अपने इंडिया का सिनेरियो भी देख सकते हैं। अब हम अगर चलें फेडरल सिस्टम में, फेडरल सिस्टम का मतलब है कि देखिए दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को दो टाइप्स में डिवाइड करा, एक तो यूनिटरी और दूसरी फेडरल। यूनिटरी का मतलब है कि जितनी भी पावर्स होंगी सारी अल्टीमेट अथॉरिटी जो होगी वो नेशनल गवर्नमेंट या फिर एक सेंटर के पास होगी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, और जो बाकी के यूनिट्स होंगे मतलब कि स्टेट्स या फिर प्रोविंसेस होंगी वो अपनी पावर किससे लेंगी, उस सेंटर से ही लेंगी। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है, यूनिटरी दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन जो फेडरल सिस्टम है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो क्या कहता है कि सेंट्रल के पास अपनी पावर्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अपनी पावर्स हैं, मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर्स है। इस केस में फेडरल सिस्टम क्या कहता है, डिवीजन ऑफ पावर्स। जो यूनिटरी है वो क्या कहता है कि सेंटर के पास अल्टीमेट पावर्स हैं और जो स्टेट्स या फिर रीजनल गवर्नमेंट्स होंगी वो अपनी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से ही ड्राइव करेंगी। तो ये थी फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम में ये तो हमने देख लिया कि पावर्स को डिवाइड करा जाता है, लेकिन वो पावर्स डिवाइड किससे होती हैं, वो होती हैं कि वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई हैं। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है जो फेडरल सिस्टम होता है। इसमें क्या रहता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बता दिया कि सेंटर की पावर्स ये रहेंगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी पावर्स ये रहेंगी, वो और वो अपने अपने स्फीयर में ही काम करेंगी। जैसे कि हम अगर इंडिया की भी बात करें तो हम लिस्ट सिस्टम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लिस्ट सिस्टम में सेंटर के पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ सेंटर ही लॉ बनाएगा, और ऐसे ही स्टेट्स के पास अपने सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ स्टेट्स ही पावर बनाएंगी, जो स्टेट्स हैं वो ही लॉ बनाएंगी। लेकिन हमारा जो इंडिया का सिस्टम है वो थोड़ा यूनिक है। हमारा का इंडिया का सिस्टम पूरे का पूरा फेडरल नहीं है, वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल का मतलब है कि इंडिया हाफ फेडरल है और हाफ यूनिटरी है, मतलब कि पूरी तरह से ये फेडरल सिस्टम नहीं है। जैसे कि अमेरिका का जो सिस्टम है वो कंप्लीट फेडरल सिस्टम है, लेकिन ऐसे ही जो स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, वहाँ पर कंप्लीट फेडरल सिस्टम है, ट्रेडिशनल फेडरल सिस्टम है जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करता है। लेकिन इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से लागू नहीं होता है। यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म है, मतलब कि यहाँ पर जो अल्टीमेट फिर भी पावर आएगी वो यूनिटरी पावर ही होगी, मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी वो सेंटर के पास ही आ जाएगी। अगर एमरजेंसी की एग्जांपल लें तो एमरजेंसी के केस में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम आता है, नहीं, हमारे यहाँ पर जो फेडरल सिस्टम है बिना अमेंडमेंट के ही यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप। और ये इंडिया का एक यूनिक फीचर है जो कि बताता है कि यहाँ पर कंप्लीट फेडरल सिस्टम नहीं है। पावर्स को डिवाइड करा गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, क्योंकि ये डिवीजन जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी गई है। इसी को ही कहते हैं कि यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट है। अच्छा, ये जो फेडरेशन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका ये ओरिजिन है फीडस। फीडस का मतलब होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट से। ये क्या बोल रहा है, ये जो यूनिट्स हैं मतलब कि जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट करा आपस में, एग्रीमेंट करके वो साथ में आ गई
क्यों क्यों साथ में आ गई? क्योंकि कुछ को लगा कि हम इकोनॉमिकली वीक हैं, तो वो इंटीग्रेट हो गई, आपस में जुड़ के उन्होंने एक फेडरेशन बना दी। लेकिन दूसरा सिनेरियो हो सकता है डिसइंटीग्रेशन का, जो कि एक बहुत ही बड़ा यूनिट था जिसको हैंडल करना या फिर जिसकी गवर्नेंस करना ईजी नहीं था, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि बल्कनाइजेशन वाला केस रहता है कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, उनमें एग्रीमेंट्स है अब, तो वो डिसइंटीग्रेशन के थ्रू हो जाएगा। तो इंडिया के केस में क्या कोई स्टेट्स में ऐसा कोई ट्रीटी या फिर एग्रीमेंट है? नहीं। तो यहाँ पर भी यूनिटरी टिल्ट है। ये मैं साथ में बताते चल रही हूँ कि यूनिटरी टिल्ट है, ताकि ये कन्फ्यूजन ना रहे कि जो हमारा इंडिया का सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम नहीं है। यहाँ पर फेडरल फीचर्स तो हैं इंडिया में, इंडिया की गवर्नमेंट में फेडरल फीचर्स तो हैं, लेकिन जो सिस्टम है गवर्नमेंट का वो कंप्लीट फेडरल नहीं है, ये हाफ फेडरल है। इनफैक्ट हाफ से भी कम ही फेडरल है। अल्टीमेट जो टिल्ट होगा वो यूनिटरी टिल्ट होगा, जो अल्टीमेट पावर्स होंगी वो सेंटर के पास चली जाएंगी। अच्छा, ये जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, ये ऑब्वियस सा है, और इसी को यूनियन गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। और जो रीजनल गवर्नमेंट्स होंगी उनको स्टेट या फिर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि प्रोविंसेस बोलते हैं कनाडा में। ये भी मैंने वैसे बता ही दिया है कि जो फेडरेशन है वो दो तरीके से बन सकती है, इंटीग्रेशन के थ्रू या फिर डिसइंटीग्रेशन के थ्रू। इंटीग्रेशन के थ्रू कैसे कि कुछ जो अलग अलग स्टेट्स थी पहले वो वीक थी, इकोनॉमिकली वीक थी, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से वो वीक थी, तो उन्होंने खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट करा, वो साथ में आ गई, तो वो एक बन गई, फिर एक फेडरेशन बन गई। जैसे कि यूएसए की एग्जाम्पल, यूएसए को मॉडल ऑफ फेडरेशन माना जाता है, 1787 में ये बना था, और इसको फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट फेडरेशन माना जाता है वर्ल्ड की। ऐसे ही दूसरा जो फेडरेशन बन सकता है वो डिसइंटीग्रेशन से बन सकता है, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा टेरिटोरियल एरिया था या फिर बहुत ही बड़ी जगह थी जिसको एडमिनिस्टर करना इजी नहीं था, तो उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए गए, और उन पार्ट्स ने या फिर उन स्टेट्स ने आपस में एक एग्रीमेंट करा कि हाँ हम अपने अपने स्फीयर में रूल करेंगे ताकि रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करा जा सके। तो इसकी एग्जांपल हो सकती है कनाडा की, जो कि एक फेडरेशन तो है बट डिसइंटीग्रेशन के थ्रू बनी है वो। नेक्स्ट, अगर हम इंडियन फेडरेशन की बात करें, हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम भी है, लेकिन इंडिया का ये प्योर फेडरल सिस्टम तो नहीं है, ये हमने देख लिया। इंडियन का जो फेडरेशन सिस्टम है वो कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है, ना कि यूएसए की फेडरेशन मॉडल के ऊपर। देखिए, ये छोटे छोटे फैक्ट्स ना याद रखने हैं कि जो इंडियन फेडरेशन है, चाहे वो अमेरिका का एक प्योर फेडरेशन है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, ये कैनेडियन फेडरेशन के ऊपर बेस्ड है। क्यों कनाडा के ऊपर फेडरेशन के ऊपर बेस्ड है? क्योंकि कनाडा में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात करी गई है। अल्टीमेट जो टिल्ट होगा वो यूनिटरी टिल्ट होगा, अल्टीमेट अथॉरिटी सेंटर के पास होगी, तो ये कैनेडियन मॉडल के ऊपर बेस्ड है। दूसरा रीजन क्या है इसका कि कनाडा के जैसे कि कनाडा डिसइंटीग्रेशन के थ्रू बना है। अगर हम अपने इंडिया को देखें तो पहले इंडिया कितना ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, इसमें पाकिस्तान भी था, लेकिन बाद में फिर वो छोटे छोटे स्टेट्स में बट गया, टूट गया, ठीक है, कुछ साउथ इंडियन पार्ट्स थे, लेकिन उन्होंने कोई एग्रीमेंट तो नहीं करा, इंडिपेंडेंस के बाद कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, बट ये सारे के सारे पार्ट्स ना आपस में पहले इनकी डिवीजन ही तो हुई थी ना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गए थे, राजे महाराजा वगैरह रूल करते थे, पाकिस्तान टूट गया, अलग हो गया। ऐसे ही जो बांग्लादेश था वो भी पहले इंडिया में ही इंक्लूड करते थे, ओवरऑल इंडिया में वो टूट गया, तो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ एक तरह से, है ना। तो ये जो कनाडा की तरह ये एक डिसइंटीग्रेशन बेस्ड फेडरेशन है इंडिया भी। ऐसे ही जो अल्टीमेट पावर है यूनियन के पास रहती है। सेम चीज़ है कि जो इसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जिसको हम एमरजेंसी से समझ सकते हैं। एमरजेंसी के टाइम पर जो फेडरल सिस्टम होता है, स्टेट्स अपने अपने स्फीयर में फिर काम नहीं करती हैं, जो स्टेट्स का कंट्रोल होता है वो सेंटर के पास आ जाता है, तो ये एक यूनिटरी टिल्ट बन जाता है। इन्हीं वजह से ही जो सेम कनाडा में होता है, इन्हीं वजह से ही हमने इंडिया ने कैनेडियन मॉडल को अडॉप्ट करा, ना कि यूएसए के मॉडल को। अब ये जो फेडरेशन वर्ड है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं करा गया है। जो हमारा आर्टिकल 1 है वो इंडिया को बोलता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया को क्या बोलता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इसका रीजन दिया है कि यूनियन ऑफ स्टेट क्यों अडॉप्ट करा है हमने, फेडरेशन ऑफ स्टेट अडॉप्ट क्यों नहीं करा। पहले तो रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने एग्रीमेंट करके एक दूसरे को ज्वाइन करके इंडिया नहीं बनाया है, ठीक है। और दूसरा रीजन है कि जैसे यूएसए की स्टेट्स हैं,
वो ससीड कर सकती हैं, मतलब कि अगर वो चाहें अपने एग्रीमेंट को, अगर उन्होंने छोड़ा है उस एग्रीमेंट को, तो वो स्टेट्स अलग हो सकती हैं। लेकिन हमारे इंडिया का केस क्या है, इंडिया की जो स्टेट्स हैं वो सेंटर से अलग नहीं हो सकती। इंडियन स्टेट्स कैन नॉट ससीड फ्रॉम द फेडरेशन। जो भी यूनियन है उसी के साथ ये स्टेट्स बाइंड रहेंगी। जब तक यूनियन है तब तक स्टेट्स है। स्टेट्स को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है इंडिया में, लेकिन यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। लेकिन अमेरिका के केस में क्या है, स्टेट्स भी इनडिस्ट्रक्टिबल है और यूनियन भी इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब कि स्टेट्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। इंडिया में तो हो सकता है ना, देखिए जो पार्लियामेंट होता है कब किसी की बाउंड्री चेंज कर देता है, किसी का कुछ चेंज कर देता है, पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी रहती है, तो वो पॉलिटिकल मैप को चेंज कर देता है इंडिया के। तो जो स्टेट्स हैं वो अल्टीमेटली एक तरह से जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है, उनको उनका बाउंड्रीज चेंज करा जा सकता है, उनको डिस्ट्रॉय करा जाता है, नेम चेंज करे जा सकते हैं, बाउंड्रीज को बढ़ाया जा सकता है। तो ये यूनिटरी टिल्ट यहाँ पर भी आ गया। इसी वजह से ही डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब हमने यहाँ पर देखने हैं फीचर्स। तो सबसे पहले हम फीचर्स देखेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। इसके लिए आपने ये याद रखना है CDD LMN PS, एक दो बार रीड करेंगे वैसे याद हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि के सारे जितने भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स हैं वो याद रहें, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, ये लिंक तो आपने टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेना है, लेकिन साथ में ना लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना है और कमेंट भी करें। अगर किसी को किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ना है तो वो भी बता दीजिएगा। तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हम इसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे CDD, सबसे पहले है C, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी मैंने वैसे ऑलरेडी बताया भी है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को इन जनरल एंड लोकसभा को इन पर्टिकुलर। ये एक बेडरॉक प्रिंसिपल है। किसी भी कंट्री में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है तो उसका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अगर हमने आंसर राइटिंग भी करनी है कहीं पर भी, अगर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का नेम आता है तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं लेजिस्लेचर को, और लेजिस्लेचर में भी पर्टिकुलरली लोकसभा को, और ये कहता है आर्टिकल 75। अब कलेक्टिव का मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मिनिस्टर होंगे इस कैबिनेट में, वो सारे के सारे मिनिस्टर्स एक साथ ही वो स्विम करेंगे, एक साथ ही वो सिंक करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर उनके पास लोकसभा का कॉन्फिडेंस है तब तो वो एक साथ ही स्विम कर रहे हैं, मतलब कि वो साथ साथ सारे मिलकर काम कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, एक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर लोकसभा का वो कॉन्फिडेंस उनके पास नहीं है, लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करी। अच्छा, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, 0 आवर्स वगैरह, ये सारे के सारे हमने पार्लियामेंट जो चैप्टर है उसमें कवर करने हैं। तो अगर लोकसभा ने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करी और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो फ्लोर पर अपना कॉन्फिडेंस प्रूव ना कर पाए, फ्लोर का मतलब कि हाउस में वो प्रूव ना कर पाए, तो उस केस में वो सारे के सारे ही एक साथ सिंक कर जाएंगे, मतलब कि सारे के सारे मिनिस्टर्स को एक साथ ही रिजाइन करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक चेक रख रहा है ना। जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर एक चेक रख रहा है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को, इन पर्टिकुलरली लोकसभा को। तो ये है एक बेडरॉक प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट लेटर है D का मतलब है डबल मेंबरशिप। अब ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो भी कैबिनेट है उसमें कुछ मिनिस्टर्स होंगे। अब ये जो मिनिस्टर हैं, किसी भी इंसान को अगर मिनिस्टर बनना है तो उससे पहले उसको मेंबर बनना होगा पार्लियामेंट का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई इंसान मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट का मेंबर है, तब तो वो ठीक है, वो एग्जिस्ट करता रहेगा। लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी जो जिसको मिनिस्टर बनना है, वो पार्लियामेंट का मेंबर बने बिना मिनिस्टर नहीं बन सकता। मतलब कि वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होगा, लेजिस्लेचर का भी पार्ट होगा,
और जो मिनिस्टर होगा वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो होगा ही होगा, दैट इज कैबिनेट का पार्ट होगा ही होगा। कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकता है, लेकिन अगर उसको कोई भी इंसान सिर्फ मिनिस्टर अकेला नहीं रह सकता, अकेला मिनिस्टर नहीं हो सकता, उसको पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। और अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 मंथ का टाइम दिया गया है कि विद इन 6 मंथ उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा। देखिए इसका एक इन्फ्रेंस ये भी निकाला जा सकता है कि कोई भी इंसान जो है उसको अगर कैबिनेट का मेंबर बनना है तो पहले उसके लिए ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बने ही बने, पहले वो मिनिस्टर बन सकता है और विद इन 6 मंथ फिर वो बाद में पार्लियामेंट का मेंबर भी, दैट इज लेजिस्लेचर का मेंबर बन सकता है। और इस लेजिस्लेचर में दोनों लोकसभा और राज्यसभा आएंगी। मतलब कि ये जो मिनिस्टर है, जो भी कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे, कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ ये सिर्फ लोकसभा से ही आए, वो राज्यसभा के भी मेंबर हो सकते हैं, वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि विद इन 6 मंथ अगर वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है तो विद इन 6 मंथ उनको हाउस के मेंबर बनना होगा। तो ये है डबल मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट कि मिनिस्टर के पास डबल मेंबरशिप है, एक तो वो पार्लियामेंट का भी, दैट इज लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, और साथ ही साथ वो कैबिनेट का भी पार्ट है। और पार्लियामेंट में दैट इज लेजिस्लेचर के केस में दोनों ही हाउस आ जाएंगे, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। मतलब कि जो मिनिस्टर होगा वो किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है। अब नेक्स्ट डी कहती है CDD, नेक्स्ट डी कहती है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। देखिए इसमें मैंने पहले क्या बताया था कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख रहा है। जो लेजिस्लेचर है उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके एग्जीक्यूटिव को हटा दिया, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दिया। लेकिन ऐसे ही एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर के ऊपर चेक रख सकता है। वो कैसे? वो हो सकता है थ्रू डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनके हेड है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये चीज बोल सकते हैं कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दे, लोकसभा को हटा दे, चाहे उसकी टर्म 5 ईयर की टर्म होती है, चाहे उसकी टर्म कंप्लीट ना भी हुई हो, उससे पहले भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है लोकसभा को, दैट इज पार्लियामेंट के जो लेजिस्लेचर है उसको डिसॉल्व करने की। तो अगर लोकसभा या फिर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख रहा है तो ऐसे ही एग्जीक्यूटिव भी लोकसभा को, दैट इज लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर सकता है, तो उसके पास भी पावर है। तो ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट है LMN। L से है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये हमें पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, जो पार्टी विन करती है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, उसका जो लीडर होगा उस पार्टी का, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। इट मीन्स जो पार्टी इन पावर, जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई है, प्राइम मिनिस्टर उसका भी लीडर होगा। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट का भी लीडर होगा। प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट का भी लीडर होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसे ही हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होगा। हेड ऑफ स्टेट नहीं है ये, हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करी गई है यहाँ पर। और M से है मेजोरिटी पार्टी रूल। इसका भी सेम ही मीनिंग है कि जिस भी पार्टी ने, जो मेजोरिटी पार्टी, जिसमें पार्टी ने लोकसभा में मेजोरिटी सिक्योर करी, जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी आई जिस भी पार्टी के पास, उस पार्टी का लीडर फिर गवर्नमेंट बनाएगा। और फिर वो पार्टी उसको अपॉइंट कौन करेगा? उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। फिर वो बाद में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्रेसिडेंट को बोलेगा कि हाँ इन लोगों को आप कैबिनेट का मेंबर बना दीजिए, इन लोगों को आप अपॉइंट करिए। तो अल्टीमेटली जो प्रेसिडेंट है पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, जो कि जो पार्टी होगी, मेजोरिटी पार्टी होगी, उसका लीडर होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर बाद में प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इन लोगों को आप कैबिनेट का मेंबर बनाइए। लेकिन अगर कोalition की गवर्नमेंट हो, मतलब कि किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, अलग अलग पार्टीज के पास मेजोरिटी है, तो उन पार्टीज में अगर आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाई तो उसको कोalition गवर्नमेंट बोलेंगे। और ये कंसेंसस के बेस पर काम करती है। मतलब कि इन सब में आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। जितनी भी ये पॉलिसीज एक्ट्स वगैरह बनाएंगे वो कंसेंसस बेस्ड होने चाहिए, एक दूसरे की सलाह के साथ ही चलेंगे। और लेकिन ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, जो कोalition गवर्नमेंट होती है ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अब N से है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल का मतलब होता है
कि सिर्फ नाम का ही, टिट्युलर, सिर्फ टाइटल बेस्ड, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया का हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, तो वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। और ऐसे ही जो रियल एग्जीक्यूटिव है, अच्छा ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को डी ज्यूरे भी बोलते हैं, टिटुलर भी बोलते हैं, मतलब कि सिर्फ टाइटल नाम के ही ये हेड है, इनके पास एक्चुअल कोई अथॉरिटी नहीं है। जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो डी फैक्टो है, दैट इज बाय फैक्ट, इन रियलिटी वो एग्जिस्ट करते हैं। जो इन रियलिटी एग्जीक्यूटिव या फिर हेड एग्जिस्ट करता है वो कौन सा होगा, वो होंगे प्राइम मिनिस्टर, जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। और इसमें ही इससे रिलेटेड है आर्टिकल 74, जो जिससे पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। कैसे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो खुद कोई भी काम नहीं कर सकता, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बेस पर ही काम करेगा। प्रेसिडेंट खुद कोई अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जो कैबिनेट कहेगी वही काम प्रेसिडेंट करेगा, और जो भी चीज़ कैबिनेट ने बोल दी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। उस चीज़ को जो प्रेसिडेंट है वो मना नहीं कर सकता। ऐसे ही है नेक्स्ट पीएस, दैट इज पी से है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, एस से है सीक्रेसी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब है कि जो भी कैबिनेट के मेंबर्स होंगे, जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, क्योंकि वो सेम एक पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं। अगर किसी एक पार्टी के पास लोकसभा में मेजोरिटी थी तो सारे के सारे जितने भी मेंबर्स थे वो एक पार्टी से आ रहे हैं। इट मीन्स कि उनकी जो आइडियोलॉजी होगी वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब है एक पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई मिनिस्टर बोल रहा है कि नहीं मैं इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग काम करूंगा, इस बेसिस पर काम करूंगा, दूसरा मिनिस्टर बोल रहा है नहीं मेरा तो ये मानना है, मेरी फिलॉसफी ये है, मेरी आइडियोलॉजी ये है, तो मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो इसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। सेम इसमें सीक्रेसी की भी एक बात आती है कि जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो जो भी कैबिनेट में प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जितनी भी कैबिनेट में डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जो भी कैबिनेट में पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, उनके रिगार्डिंग बाहर वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। ये सीक्रेसी के बेस पर काम करता है। जो पार्लियामेंट का जो कैबिनेट होता है वो सीक्रेसी के ऊपर काम करता है। और ये सीक्रेसी की ओथ कौन देते हैं, ये प्राइम प्रेसिडेंट देते हैं। इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। अब हमने देखने हैं जो फेडरल फीचर्स होते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल फीचर्स हैं वो कौन से हैं। इसके लिए आपने याद रखना है वर्ड रिड, BSW। इसको ना हमने ये जो फेडरल फीचर्स हैं ये हमने यूनिटरी के साथ कंपेयर करते जाना है, क्योंकि हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडिया में यूनिटरी टिल्ट भी है। अगर हमने ये देखना है कि ये वाले फीचर्स फेडरल फीचर्स हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फेडरल फीचर तो हैं लेकिन साथ ही साथ अल्टीमेटली क्या फीचर बन रहा है, अल्टीमेटली यूनिटरी फीचर ही बन रहा है। अल्टीमेटली पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास ही आ रही हैं। तो इसके लिए आपने याद रखना है रिड, BSW। आर से पहले है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस ऐसी रखी जिनको उन्होंने बहुत ही सेंट्रल प्रोविजंस माना, जिनको चेंज करना कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं होगा। इसीलिए उसकी अमेंडमेंट, उन फीचर्स की अमेंडमेंट को उन्होंने रिजिड बना दिया। उन फीचर्स की अमेंडमेंट को उन्होंने डिफिकल्ट बना दिया। ऐसा उन्होंने क्या करा ताकि डिवीजन ऑफ पावर्स रहे। अगर स्टेट ने अपने स्फीयर में काम करना है, स्टेट ने अपने रीजनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, तो ऑब्वियसली उनके पास कोई सिक्योरिटी तो रहनी चाहिए ना। अगर तो ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अगर टोटल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर तो सेंटर जब चाहे इसको बदल के जो स्टेट के कुछ पावर्स हैं उनको ले सकती है, उन पावर्स को खत्म कर सकती है। इसीलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ जो फीचर्स हैं उनको रिजिड बना दिया, जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर्स, सेंटर की अपनी पावर है, स्टेट्स की अपनी पावर है। जैसे कि लिस्ट सिस्टम, हमने यहाँ पर कॉन्करेंट को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कॉन्करेंट के केस में क्या हो जाएगा, वो यूनिटरी फीचर बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये रिजिड फीचर जो था ये फेडरल फीचर हो गया कि हाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स को इजीली अमेंड नहीं करा जा सकता। ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात करता है। स्टेट्स की अपनी पावर है, अगर फेडरल फीचर्स को चेंज करना है तो उसमें स्टेट्स का कंसेंट भी जरूरी होगा। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ऐसी कुछ प्रोविजंस हैं जिसको इजीली पार्लियामेंट के द्वारा चेंज करा जा सकता है, और उस केस में स्टेट्स का कोई भी से नहीं होता है, स्टेट्स का कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, बाउंड्रीज वगैरह को चेंज करना, पॉलिटिकल मैप को चेंज करना, ठीक है। ऐसे ही इलेक्शंस वगैरह से रिलेटेड, जो सिंगल सिटीजनशिप है उससे रिलेटेड,
ठीक है। ऐसे ही जो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज लेके आनी है, तो ये कुछ फ्लेक्सिबल फीचर्स हैं जिनको सिर्फ पार्लियामेंट आराम से सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर देता है। मेजोरिटीज़ भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई हैं और ऑलरेडी, उसको भी आप जाकर देख सकते हो। तो इट मीन्स अगर रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर है, तो साथ में ही हमारे इंडिया में फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, जो कि कुछ फीचर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा इजीली चेंज करे जा सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। अब आई से है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारे इंडिया की जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक रख सकती है। एग्जीक्यूटिव ने जो पॉलिसीज, जो भी लॉ बनाए, अगर वो ओवरऑल कंट्री को हार्म कर रहे हैं या फिर ओवरऑल कंट्री के वेलफेयर के अगेंस्ट है, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो हमारा जुडिशरी है वो उसके ऊपर चेक रख सकता है। और ये चेक क्यों रखेगा? ताकि कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी बनी रहे, एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अगेंस्ट ना जा पाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम बनाने के लिए। और ऐसे ही कुछ जो डिस्प्यूट्स होते हैं सेंटर और स्टेट्स के बीच में आ जाते हैं, ठीक है, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का अल्टीमेट राइट भी किसके पास होता है? जुडिशरी के पास होता है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड एपलेट ज्यूरिसडिक्शन होती है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये हो गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेजिस्लेचर उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट यूनिटरी फीचर क्या है कि एट द सेम टाइम इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है इंडिया में। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि पहले तो टॉप पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बिलो क्या है? हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, या फिर सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं, एडिशनल कोर्ट्स वगैरह हैं। एक सिंगल ही कोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो सेंट्रल लॉज को भी इन्फोर्स कर सकता है, और ऐसे ही जो स्टेट्स के लॉज हैं उनके ऊपर भी जजमेंट्स दे सकता है। मतलब कि अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, एट द सेम टाइम यूनिटरी फीचर क्या है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है। ऐसे ही जो नेक्स्ट अब क्या है रिड का डी से है डिवीजन ऑफ पावर्स। ये भी हमें पता है कि जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो पावर्स का डिवीजन है, लिस्ट सिस्टम है जो, उसकी बात कर रहा है ये। कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर सिर्फ सेंटर ही लॉ बना सकता है, और जो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर जो स्टेट लिस्ट में है उनके ऊपर स्टेट्स ही फीचर्स बना सकती हैं, स्टेट्स ही उनके ऊपर लॉ बना सकती है। अब देखिए, डिवीजन ऑफ पावर्स ने ये तो बोल दिया कि इंडिया में फेडरल फीचर है, इंडिया में फेडरल सिस्टम है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिटरी फीचर क्या है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। डिवीजन ऑफ पावर्स तो है, सेंटर की अपनी लिस्ट है, स्टेट की अपनी लिस्ट है, लेकिन फिर भी जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो अल्टीमेट अथॉरिटी, ओवरराइडिंग अथॉरिटी किसके पास रहती है? सेंटर के पास। स्टेट जो सेंटर है वो चाहे तो स्टेट को निगलेक्ट कर सकती है और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर सिर्फ खुद ही लॉ बना सकती है। ऐसे ही जो रेजिडुअरी पावर जो कि किसी भी लिस्ट में नहीं रखी गई हैं, उन सारी की सारी पावर्स की, और जो रेजिडुअरी पावर हैं वो किसके पास है? वो सिर्फ सेंटर के पास है। लेकिन अगर यूएसए वगैरह की बात करें तो उनको स्टेट्स को दिया गया है। तो ये हमारे इंडिया का क्या है? यूनिटरी फीचर है। नेक्स्ट अब फीचर है डुअल पॉलिटी का या फिर डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो सेंटर है, सेंटर में अपनी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, उसका अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। ऐसे ही जो स्टेट है उसकी अपनी गवर्नमेंट है, उसका अपना लेजिस्लेचर और अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है। तो दोनों ही जगह पर अलग अलग गवर्नमेंट चल रही है, सेंटर पे अलग चल रही है और स्टेट पे अलग चल रही है। और स्टेट्स ही जो हैं वो जो लोकल इंपॉर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं, लोकल इंपॉर्टेंस या फिर रीजनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर लॉ बना रही है। जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, ये सारा कुछ कौन देखता है? स्टेट देखता है। लेकिन जो यूनियन है, यूनियन गवर्नमेंट कौन से मैटर देखेगी? जो कि ओवरऑल नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, ओवरऑल इंडिया की इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि फॉरेन अफेयर्स वगैरह हो गया, डिफेंस वगैरह हो गया, इनके ऊपर लॉ कौन बनाएगा? सिर्फ सेंटर ही बनाएगा। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया फेडरल फीचर। बट एट द सेम टाइम यूनिटरी फीचर क्या है कि दैट स्टेट्स नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल। स्टेट्स के पास टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का राइट नहीं है। स्टेट्स ये नहीं बोल सकती कि ये हमारा ही स्फीयर है, ये हमारी ही टेरिटरी है, हम इंडिया का पार्ट नहीं है। ऐसा इंडिया की कोई भी स्टेट नहीं कर सकती है। इनफैक्ट पार्लियामेंट के पास ही राइट रहता है कि वो स्टेट्स की बाउंड्रीज वगैरह को चेंज कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। तो ये पार्लियामेंट के पास ही राइट रहता है। तो ये कौन सा फीचर आ गया? यूनिटरी फीचर। और कौन सा इसके अगेंस्ट फीचर आ गया? वीटो ओवर
बिल्स। जो स्टेट में गवर्नर होता है, जो स्टेट का हेड होता है वो कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर के पास राइट है। जो गवर्नर होता है वो बेसिकली सेंटर का एक एजेंट ही होता है। जो सेंटर होती है वो स्टेट्स के ऊपर पावर एक्सरसाइज करती है थ्रू गवर्नर। तो गवर्नर क्या करता है कि कुछ बिल्स को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है ताकि प्रेसिडेंट उसके ऊपर डिसीजन ले। अब देखिए, प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर ने रिजर्व तो कर दिया। अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर के केस में क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट के लिए कोई बिल रिजर्व करा गया है, पहले लोकसभा ने बिल प्रेसिडेंट को भेजा, प्रेसिडेंट ने रिजर्व कर लिया, लेकिन बाद ही में सेम प्रोविजन के साथ फिर से लोकसभा ने प्रेसिडेंट को भी भेज दिया। तो फर्स्ट टाइम तो प्रेसिडेंट ने विद होल्ड करके रख लिया था, लेकिन सेकंड टाइम जब लोकसभा ने भेजा तो उस केस में प्रेसिडेंट बिल को विद होल्ड करके अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन स्टेट्स के केस में ऐसा नहीं है। स्टेट्स के केस में जब गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व रख दिया तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास राइट है कि चाहे स्टेट ने पहली बार बिल उसको भेजा, चाहे सेम प्रोविजंस के साथ दूसरी बार प्रेसिडेंट को कंसिडर करने को बोला, तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो फर्स्ट इंस्टेंस में भी बिल को विद होल्ड करके रख सकता है, और सेकंड इंस्टेंस में जब स्टेट ने दूसरी टाइम बिल को भेजा तो दूसरी टाइम भी वो विद होल्ड करके रख सकता है। मतलब प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो है ओवर द स्टेट बिल्स, ना कि सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो किस केस में है? सेंटर के केस में। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर आ गया। अब जो बाइकैमरलिज्म है ये भी एक फेडरल फीचर है। BSW, बी से बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब कि दो हाउस हैं, एक तो लोकसभा है दैट इज लोअर हाउस, और दूसरा अपर हाउस दैट इज राज्यसभा है। राज्यसभा का काम क्या? देखिए, लोकसभा क्या करती है? वो तो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जितने भी इंडिया के लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो लोकसभा में होते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा काम करती है वो ओवरऑल इंडियन जो स्टेट्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कि स्टेट्स के कुछ मेंबर जो होंगे वो राज्यसभा में आएंगे ताकि वो राज्यसभा में अपनी जो स्टेट है उनके लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए बोल पाएं। राज्यसभा का काम क्या होता है? स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन करना। तो ये फेडरल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम, फेडरल फीचर को बनाए रखने का काम किसका है? राज्यसभा का। लेकिन ये तो बोल दिया गया कि हाँ भी ठीक है, राज्यसभा का काम स्टेट्स को के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिटरी फीचर क्या कहता है? दैट इज नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जो राज्यसभा है उसमें स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है, कुछ मेंबर्स जो होंगे वो स्टेट्स के राज्यसभा में आएंगे, लेकिन सारी की सारी स्टेट्स को इंडिया में इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है। जो रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में वो पॉपुलेशन बेस्ड है। अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम है तो उसके मेंबर भी राज्यसभा में कम होंगे, और जिस स्टेट की पॉपुलेशन, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम सिक्किम, गोवा वगैरह की बात करें तो उनके तो वहाँ पर सिर्फ एक दो मेंबर ही हैं, और जो यूपी की बात करें तो अराउंड आई गेस 30 के अराउंड मेंबर्स हैं वहाँ राज्यसभा में। तो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी है? ये पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है, जो कि एक यूनिटरी फीचर है। क्योंकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह की बात करें तो सारी की सारी स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। 50 स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स में जो यूनाइटेड स्टेट्स की 50 स्टेट्स हैं उन सारी की सारी स्टेट्स में दो दो मेंबर्स हैं। उनका जो अपर हाउस है उनमें दो दो ही मेंबर्स हैं, तो सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। ये नहीं देखा गया है कि किसकी पॉपुलेशन कम है और किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इंडिया का ये क्या है? एक यूनिटरी फीचर कि पॉपुलेशन के बेस पर ही रिप्रेजेंटेशन दी गई है राज्यसभा में। अब नेक्स्ट फीचर क्या कहता है? सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ही है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, उसके पास ही अल्टीमेट अथॉरिटी है। चाहे स्टेट्स जो हैं वो पावर ले रही हैं, वो भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही ले रही हैं, ऐसे ही जो सेंटर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर्स ले रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारी जुडिशरी है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। तो उनके ऊपर अगर चेक रखना है, जो सेंटर या फिर स्टेट्स ने लॉ बनाए हैं, तो उनके ऊपर चेक कौन रखेगी? जुडिशरी रखेगी थ्रू जुडिशियल रिव्यू। लेकिन ये पावर किससे ले रहे हैं? तीनों ऑर्गन्स, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये इंडिपेंडेंटली पावर किससे ले रहे हैं? अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन से ही ले रहे हैं, जो कि इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हमारी सुप्रीमेसी तो हो गई, लेकिन एट द सेम टाइम क्या है? सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है।
क्या स्टेट्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है? देखिए पहले कश्मीर में होता था, जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अब तो वो भी इंडिया का पार्ट बन चुका है। तो अब हमारे इंडिया में ओवरऑल सेम कॉन्स्टिट्यूशन ही है, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। सेम जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल फीचर क्या कहता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये मैंने पहले भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि पावर्स की डिवीजन कैसी होगी, तो ये भी एक फेडरल फीचर हो गया। लेकिन हमारे इंडिया में और क्या है, यूनिटरी फीचर क्या कहता है कि सिंगल सिटीजनशिप है। जो हमारे जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वहाँ पर स्टेट्स की जो सिटीजनशिप होती है वो अलग होती है, उनके पास डुअल सिटीजनशिप रहती है, एक तो फेडरल सिटीजनशिप होती है और जो दूसरी होती है वो स्टेट्स की सिटीजनशिप होती है। लेकिन हमारे इंडिया में चाहे सेंटर है चाहे वो स्टेट है, ओवरऑल नेशनल सिटीजनशिप है, एक सिंगल ही सिटीजनशिप है स्टेट्स के लिए भी और नेशनल लेवल पर भी। ऐसे ही अगर इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि इमरजेंसी के टाइम पे चाहे कोई भी इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी वगैरह, प्रेसिडेंट रूल वगैरह, इस केसेस में क्या होता है कि जो अल्टीमेट फेडरल गवर्नमेंट होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, यूनिटरी गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, और अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है। स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल किसका आ जाता है, सेंटर के पास आ जाता है, और इसके लिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक इंडिया का यूनिक फीचर है जिसमें इमरजेंसी के टाइम में ऑटोमेटिकली बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो फेडरल सिस्टम था वो एक यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। अब और एक इसका एक यूनिटरी फीचर क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज। देखिए हमारे सेंटर की अलग सर्विसेज भी हैं और ऐसे ही स्टेट्स की भी, ऐसे पीसीएस वगैरह होते हैं स्टेट सर्विसेज, वो भी हैं। लेकिन हमारे इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज भी हैं। इंडियन, एक तो आईएएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऐसे ही है आईपीएस एंड ऐसे ही है आईएफएस। आईएफएस ये फॉरेन सर्विस वाला नहीं है, ये फॉरेस्ट सर्विस वाला है। तो ये 3 सर्विसेज कौन सी हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज हैं जो कि सेंटर के लिए भी और स्टेट्स के लिए भी कॉमन है। ऐसे ही है और इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी एंड इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। देखिए जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, जो जो कैग होता है, एक सिंगल ही कैग रहता है स्टेट्स के लिए भी और सेंटर के लिए भी। दोनों के अकाउंट्स को एक कैग ही, एक सिंगल कैग ही ऑडिट करता है, स्टेट्स के लिए अलग कैग नहीं है। ऐसे ही जो इलेक्शंस हैं, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, वो सेंटर के इलेक्शन भी कंडक्ट करवाता है। ऐसे ही जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके इलेक्शंस को भी वो कंडक्ट करवाता है। और इस केस में इस बॉडी को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और इस अपॉइंटमेंट में स्टेट्स का कोई भी से नहीं होता है। ऐसे ही जो कैग होता है उसकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, स्टेट्स को बिना कंसल्ट कराए। इस केस में भी स्टेट का कोई से नहीं होता है। तो ये भी यूनिटरी फीचर्स आ गए। ऐसे ही जो अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर की, ये मैंने पहले भी बताया कि जो गवर्नर होता है वो सेंटर का ही एक एजेंट होता है। चाहे उसको अपॉइंट, देखिए उसको अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, चाहे वो स्टेट का ही हेड है, चाहे वो स्टेट्स के लिए ही काम कर रहा है, स्टेट का ही वो नॉमिनल हेड है, लेकिन वो एजेंट किसका है, वो एजेंट है सेंटर। उसको अपॉइंट किसने करा है, उसको अपॉइंट करा है प्रेसिडेंट ने। तो ये सिस्टम किसका है, ये सिस्टम इंडिया ने अडॉप्ट करा है कनाडा से। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। ऐसे ही है पार्लियामेंट्स अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट, कि जो कुछ सब्जेक्ट स्टेट के हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो लेजिस्लेट कर सके, उनके ऊपर लॉ बना सके। ये किसके एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, राज्यसभा। जो राज्यसभा है अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट को बोल सकती है नेशनल इंटरेस्ट के लिए, वर्ड याद रखना है नेशनल इंटरेस्ट। अंडर आर्टिकल 249 जो राज्यसभा है पार्लियामेंट को बोल सकती है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बनाओ। तो ये थ्रू रेजोल्यूशन होता है, राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है अंडर आर्टिकल 249। तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी भी क्या आ गई कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी सब्जेक्ट्स बना सकती है। अब हमने देखना है, ये हमने दोनों के फीचर्स देख लिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के भी देख लिए और साथ में हमने फेडरल फीचर्स भी देख लिए, और उसके साथ ही हमने यूनिटरी फीचर्स जो कि इंडिया के हैं उनको भी कवर कर लिया। अब हम देखेंगे जो मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की, और उसकी कुछ डीमेरिट्स के बावजूद भी इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट क्यों करा, ये हमने अब देखना है। इन मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी हम साथ साथ में ही देखेंगे। देखिए पहले तो क्या है, हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये इसकी मेरिट होगी, ये इसकी एडवांटेज होगी पार्लियामेंट्री सिस्टम की। इसका मतलब क्या है कि
एग्जीक्यूटिव है जो वो लेजिस्लेचर का पार्ट है और दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कैबिनेट है, वो किससे निकलता है, वो लोकसभा से ही निकलता है। इट मीन्स लोकसभा क्या है, लेजिस्लेचर, और जो कैबिनेट है वो एग्जीक्यूटिव है। कैबिनेट किससे निकला, लोकसभा से। तो ये दोनों क्या हुए, ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट हुए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हुए, ये एक दूसरे की कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। बट एट द सेम टाइम ये जो काम है ये अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर चलता है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम चल रहे हैं, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट है, जो कि मॉन्टेस्क्यू का कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है कि किसी एक लेजिस्लेटिव विंग के पास पावर नहीं होनी चाहिए, तो पावर्स को डिवाइड कर देना चाहिए। लेकिन जो हमारा कैबिनेट है वो उसमें क्या होता है, अगर हम इन जनरल देखें लोकसभा और एग्जीक्यूटिव दैट इज कैबिनेट को कंपेयर करें, तो अल्टीमेट पावर फिर भी लोकसभा के कंपैरिजन में कैबिनेट के पास ही रहती है। लेकिन जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि तीनों की तीनों ऑर्गन, चाहे वो जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, किसी एक ऑर्गन के पास जो है वो पावर कन्फाइन नहीं रहनी चाहिए, एक के पास पावर नहीं रहनी चाहिए, ऐसे वरना क्या होगा, डेस्पोटिज्म आ जाएगा, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाएगी। जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट में बहुत बार देखा भी गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, जिसमें कैबिनेट के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। तो ये अगेंस्ट किसके हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर के, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये इसकी हुई डीमेरिट। ऐसे ही अब मेरिट देखें तो क्या कहती है कि पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो एग्जीक्यूटिव दैट इज कैबिनेट है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम ये अनस्टेबल गवर्नमेंट भी है, ये इसकी डीमेरिट है। अनस्टेबल कैसे है, जो लेजिस्लेचर है, लोकसभा है, से उसने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया, ठीक है। अब जो एग्जीक्यूटिव था वो फ्लोर के ऊपर या फिर हाउस में अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको प्रूव नहीं कर पाया, तो वो सारे के सारे मिनिस्टर जो होंगे उनको रिजाइन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का टेन्यूर तो कंप्लीट हुआ ही नहीं था, उससे पहले ही ये खत्म हो गई। तो ये एक तरह की एक अनस्टेबल गवर्नमेंट, और इससे भी ज्यादा अनस्टेबल कौन सी रहती है, जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, जो कि मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होती है, बहुत सारी पार्टीज मिलकर आपस में बनाती हैं, क्योंकि इनको एक एग्रीमेंट के बेस पर काम करना रहता है, ठीक है। इन जो हर एक पार्टी होती है उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है, तो इनमें बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स आ जाते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट में, तो ये भी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है। अब नेक्स्ट अगर मेरिट देखें तो वो क्या कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म का मतलब क्या है कि ये अथॉरिटेरियन या फिर टिरेनिकल गवर्नमेंट को प्रिवेंट करता है। कैसे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक कौन रख रहा है, लोकसभा, थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है, तो एक दूसरे के ऊपर इन्होंने चेक रखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव ने और लेजिस्लेचर ने, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर एक की पॉलिसीज अथॉरिटेरियन है तो दूसरा उनको रोकेगा, अगर दूसरे की पॉलिसीज अथॉरिटेरियन है तो जो पहला होगा वो उसको रोकेगा। तो ये क्या होगा, इससे डिस्पोटिज्म खत्म हो जाएगा, ये डिस्पोटिज्म को प्रिवेंट करता है। बट एट द सेम टाइम इसमें डीमेरिट क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि कभी कभी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो कैबिनेट होता है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं, ये दोनों के दोनों ही अल्टीमेट अथॉरिटी को रूल करते, अल्टीमेटली सारी के सारी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हैं, अल्टीमेट पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है। और ये जो कैबिनेट होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग कि एक तरह से डिक्टेटरशिप ही बन जाती है। तो ये इसका एक डीमेरिट है। अब नेक्स्ट क्या इसमें बात करी गई है, रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट की। देखिए, जो अगर ऐसा हुआ कि जो मेजॉरिटी पार्टी गवर्नमेंट थी, रूल कर रही थी, उसने अपनी मेजॉरिटी को लूज कर दिया हाउस में, तो उसके बाद उसको रिजाइन करना पड़ गया। लेकिन साथ में क्या है, एक ओपोजिशन वाली पार्टी भी है, तो जो हमारे पास क्या है, फिर एक रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट है। ऑपोजिशन वाली पार्टी से ही गवर्नमेंट बनाई जा सकती है, ऐसा डॉक्टर आइवर जेनिंग्स ने भी बोला है कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा वो एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर है। अगर जो मेजॉरिटी पार्टी थी उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, तो जो ऑपोजिशन पार्टी थी उसका लीडर अब प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर हुआ। ऐसे ही इसमें क्या है, नो कॉन्टिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। देखिए, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट तो है, ठीक है, एक ने लूज कर दिया तो जो ऑपोजिशन वाली थी वो अब पावर में आ गई, लेकिन क्या जो ऑपोजिशन वाली पार्टी होगी वो मेजॉरिटी पार्टी जो पहले थी उसकी पॉलिसीज को कंटिन्यू नहीं रखेगी? नहीं, ऐसा इन जनरल नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे इंडिया में भी यही होता है। अगर कांग्रेस रूल करती थी
तो कांग्रेस ने जो बीजेपी की पॉलिसीज थी उनको खत्म कर दिया। ऐसे ही अब जब बीजेपी पावर में आई तो उन्होंने कांग्रेस की जो पॉलिसीज चल रही थी उनको खत्म कर दिया, अपनी न्यू पॉलिसीज बनाई। तो इसकी एक डीमेरिट भी आ गई और साथ में इसकी मेरिट भी आ गई। ऐसे ही इसमें मेरिट क्या है, वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन कैसे, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। तो इसका जो एग्जीक्यूटिव या फिर कैबिनेट होता है उसके जिसमें जितने भी उसमें मिनिस्टर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडिया के जो लोग होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई किसी सेक्शन से आया होता है, कोई एससी कम्युनिटी का है, कोई किसी सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई जनरल कैटेगरी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कोई एसटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडियन पार्ट के लोगों को अलग से उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इनमें वाइड रिप्रेजेंटेशन होती है। बट एट द सेम टाइम इसकी डीमेरिट क्या है कि ये गवर्नमेंट बाय एमेटूअर्स होती है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हो। और इसकी एग्जांपल हम ले भी सकते हैं कि पहले एक मिनिस्टर होती थी, नेम नहीं लूंगी, उन्होंने बोला कि वो एजुकेशन मिनिस्टर थी, उन्होंने बोला कि आईआईटीज में संस्कृत को रखा जाएगा। ठीक है, आईआईटीज में संस्कृत का क्या रोल है, तो वो एमेटूर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि इस फील्ड में, इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या जरूरी है, क्या कंपलसरी है। तो वो एमेटूर्स होते हैं, अपनी फील्ड के वो एक्सपर्ट होते ही नहीं है, तो वो ऐसे ही पॉलिसीज बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक डीमेरिट भी है। बट इन डीमेरिट्स के बावजूद भी फिर भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को इंडिया ने क्यों अडॉप्ट करा, अब हमने वो देखना है। उसके रीजंस है, आपने याद रखना है FRCN। F से है फेमिलियरिटी, दैट इज फेमिलियर। जो हमारा इंडिया था उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने इतने साल रूल करा, और जो ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी। ठीक है, इसी की वजह से ही, क्योंकि उस सिस्टम से इंडियंस फेमिलियर थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फाउंडिंग फादर्स थे इंडिया के, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो इस सिस्टम से फेमिलियर थे। इसीलिए उन्होंने बोला कि एक नया सिस्टम सीखने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ठीक है, पहले से पार्लियामेंट्री सिस्टम चला आ रहा है, तो हम उसी को ही कंटिन्यू करते हैं अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, बस हम इसको मॉडिफाई करेंगे। जैसे उन्होंने कैसे मॉडिफाई करा, क्या पूरा का पूरा ब्रिटिश का ही कॉपी कर लिया उन्होंने? नहीं, पूरे का पूरा ब्रिटिशर्स का कॉपी नहीं करा, क्योंकि ब्रिटेन में क्या था, मोनार्किकल सिस्टम था, हमारे इंडिया में रिपब्लिक सिस्टम चलता है। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, वहां पर क्या होता है, एक फैमिली के हेरिडिटरी सिस्टम चलता है ब्रिटेन में, एक फैमिली के मेंबर ही हेड ऑफ स्टेट बनते हैं। तो इंडिया ने अडॉप्ट तो करा, लेकिन अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इस चीज को उन्होंने चेंज भी करा। आर से मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला कि किसी भी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसके लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, उसको लगातार कंटिन्यू करने के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं, पहली स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल भी हो और स्टेबल भी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों कंडीशंस को अडॉप्ट तो करना, एक सेम लेवल तक लेके आना तो डिफिकल्ट है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हमें स्टेबिलिटी को हमने छोड़ देना चाहिए, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ज़्यादा। ऐसा उन्होंने क्यों चूज करा, क्योंकि जब हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन रूल करा था, क्या वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी? नहीं। तो इसी की वजह से इंडिया ने कितना सफ़र करा था। तो इंडिया ने फिर उसमें जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने क्या चूज करा, उन्होंने चूज करा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ओवर स्टेबल गवर्नमेंट। कि ठीक है, स्टेबिलिटी का तो कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा छोड़ भी सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम नहीं छोड़ सकते। एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा। तो सी से क्या है, अब सी से है कॉन्फ्लिक्ट, आपने याद रखना है। इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करा, ताकि जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों के दोनों ऑर्गन्स हैं इंटरडिपेंडेंटली काम कर सकें, आपस में कोऑपरेशन के साथ काम कर सकें। ठीक है, ऐसा ना हो कि ये दोनों के दोनों ही अलग अलग ऑर्गन्स हैं, काम कर रहे हैं और दोनों में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। इन कन्फ्लिक्ट्स को डेमोक्रेसी में अगर हमने अवॉइड करना है, क्योंकि उस टाइम पे जो इंडिया की डेमोक्रेसी थी वो न्यू डेमोक्रेसी थी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ठीक है, तो उन्होंने फिर इसी वजह से ही क्या अडॉप्ट करा कि कन्फ्लिक्ट्स को हमें अवॉइड करना है, लेजिस्लेचर में भी और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के दोनों ऑर्गन्स में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं आने चाहिए, जिसकी वजह से इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने फिर से पार्लियामेंट्री अडॉप्ट करा। और ऐसे ही एन से नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया है ये एक प्लूरल सोसाइटी है, प्लूरल कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है। अगर हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ऑप्शनल, जिन्होंने भी सोशियोलॉजी लिया हुआ है तो वो सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है हमारी इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो अब इस इंडियन सोसाइटी की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से अगर हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, अगर हर एक सेक्शन के लोगों का से चाहिए,
अगर हमने नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट को भी मेन स्ट्रीम में लेके आना है, ये बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को भी हमने मेन स्ट्रीम में लेके आना है तो इनकी भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम थी उसमें वाइडर रिप्रेजेंटेशन थी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये हमने पहले भी देखा है इसकी मेरिट में कि ये वाइडर रिप्रेजेंटेशन देता है। इसी की वजह से ही फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अडॉप्ट करा। और ऐसे ही इससे रिलेटेड है एक स्वर्ण सिंह कमेटी। देखिए स्वर्ण सिंह कमेटी एक पहले भी इसने रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। जब भी कोई कमेटीज वगैरह सेम कमेटीज अलग अलग जगह पर रिपीट होती हैं, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको हम इंटरलिंक करें कि हाँ इस कमेटी ने पहले ये चीज़ भी बोली हुई है, ये चीज़ भी बोली हुई है। क्योंकि लीनियर स्टडी, किसी भी सब्जेक्ट की लीनियर स्टडी का कोई भी फायदा नहीं रहता है जब तक हम उन चीज़ों को लिंक ना कर पाएं। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने पहले फंडामेंटल ड्यूटीज की भी रिकमेंडेशन दी थी और इन्होंने ही ये भी बोला कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया में अच्छे से काम कर रहा है तो इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो इन्होंने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही फेवर करा था। तो अब हम देखते हैं, एक हमारा ये लास्ट टॉपिक रह गया, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम। देखिए हमने दोनों ही टॉपिक्स को, दोनों चैप्टर्स को साथ साथ में कवर कर दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। तो अब हमने देखना है क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ फेडरल सिस्टम। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि जो हमारा इंडिया है वो एक कंप्लीट फेडरल सिस्टम नहीं है। यूएसए वगैरह, स्विट्जरलैंड वगैरह, ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं ये प्योर फेडरल सिस्टम के ऊपर काम करती हैं, प्योर डिवीजन ऑफ पावर्स हैं इनमें। लेकिन हमारे इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम काम करता है, मतलब कि ना ही वो प्योर फेडरल है ना ही वो कंप्लीटली यूनिटरी है, लेकिन कुछ फीचर इसके फेडरल हैं, बट अल्टीमेटली क्या होगा, ये यूनिटरी ही रहेगा, जिसकी वजह से इसको क्वासी फेडरल बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड ना ये कुछ एनालिस्ट वगैरह, ये लोग हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह, जिन्होंने हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम के ऊपर कुछ कमेंट करे हैं, उसको कुछ नाम दिए हैं जिनको हमने प्रीलिम्स के लिए या फिर वनडे एग्जाम के लिए एज ए फैक्ट याद रखना है। जैसे कि केसी वियर ने बोला है क्वासी फेडरल, इसको याद कैसे रख सकते हैं, इसकी टोन से, के क्वासी, के से ही के की ही टोन, ऐसे क्वासी ही के की टोन, ठीक है। तो केसी वियर ने क्या बोला, क्वासी फेडरल। ऐसे ही के संथानम है एक, उन्होंने क्या बोला, फेडरल सिस्टम तो है इंडिया का लेकिन फिर भी उसकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी क्यों है। उनके लिए उन्होंने दो रीजन दिए। पहला तो कि जितने भी फाइनेंशियल पावर्स हैं उनमें सेंटर की डोमिनेंस है, सेंटर के पास ही मैक्सिमम फाइनेंशियल पावर्स हैं। ऐसे ही इन्होंने, अब तो प्लानिंग कमीशन नहीं है लेकिन इन्होंने प्लानिंग कमीशन की इन्होंने एग्जांपल दी गई है कि प्लानिंग कमीशन जब बना था, जब हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स वगैरह भी, तो अगर हम रमेश सिंह की बुक किसी ने पढ़ी है तो उसमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के ऊपर बहुत बड़ा सा पोर्शन दिया है, जिसमें कैसे बताया है कि कैसे प्लानिंग कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स आ गई थी उस टाइम पर। तो अब तो ये नीति कमीशन, अब तो हमारे यहाँ पर नीति आयोग है। तो पहले क्या होता था कि इन्होंने क्या रीज़न दिया कि एक तो फाइनेंशियल पावर्स सेंटर के पास बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसे ही जो प्लानिंग कमीशन थी, अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, उसके पास भी बहुत ज़्यादा पावर्स थी। और ऐसे ही जो पॉल एप्पल भी हैं, उन्होंने इंडियन फेडरल सिस्टम को बोला है एक्सट्रीमली फेडरल। देखिए ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये वाले लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो इंडिया का सिस्टम है ये एक्सट्रीमली फेडरल नहीं है, कंप्लीट या फिर प्योर फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल है। ना तो वो पूरा का पूरा फेडरल है, ना ही पूरा का पूरा यूनिटरी है। लेकिन पॉल एप्पल भी ने इसको क्या बोला, इसने उल्टा बोला है, इंडिया के सिस्टम को इन्होंने बोला एक्सट्रीमली फेडरल। ऐसे ही मॉरिस जॉनस, इनके नेम आपने याद रखने हैं, इन्होंने बोला इसको बार्गेनिक फेडरल। आइवर जेनिंग्स ने बोला कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इनको भी आपने इन्हीं के साथ रखना है। आइवर जेनिंग्स भी ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है, जैसे कि के संथानम ने बोला, और के सीवियर भी क्वासी फेडरलिज्म बोल रहे हैं। ऐसे ही है ग्रैनविल ऑस्टन, ग्रैनविल ऑस्टन ने भी हमारे इंडियन सिस्टम को क्या बोला है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये फैक्ट आपने याद रखना है कि एसआर बोम्माई केस में, देखिए एसआर बोम्माई केस ना पहले भी आया था, तो आपने बताना है कमेंट में कि किससे रिलेटेड है। एसआर बोम्माई केस 1994 में इसने क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फेडरलिज्म है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इट मीन्स अगर ये बेसिक फीचर है तो जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इस बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम, दोनों को ही हमने कवर कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।